ये वीडियो मॉर्निंग ब्रू की तरफ से आपके लिए लाया गया है। नमस्ते, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है कोल्ड फ्यूजन में। 1980s में शुरू में एक नया टेक्नोलॉजी वीडियो गेम अमेरिकन बिजनेस को बदल रहा है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम था अटारी। सिर्फ 3 साल में उनका एनुअल रेवेन्यू $75 मिलियन से $2 बिलियन तक पहुंच गया। यह अटारी को यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कंपनी बना देगा। लेकिन आज अटारी सिर्फ अपने पुराने रूप का एक शेल है, बेसिकली सिर्फ ब्रांड नेम के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो क्या गलत हुआ, इस एपिसोड में हम देखेंगे। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन। 1960s में एक यंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नोलान बुशनेल उतार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वहाँ उन्हें एक मशीन से मिलवाया गया जिसका नाम था स्पेस वॉर। स्पेस वॉर एक कॉम्बैट वीडियो गेम था जो 1962 में स्टीव रुसेल ने डेवलप किया था एक DEC PDP-1 कंप्यूटर पर। नोलान का यूनिवर्सिटी में भी एक PDP-1 था, तो गेम को कैंपस पर लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब नोलान बुशनेल ने पहली बार गेम खेला, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कॉइन ऑपरेटेड वर्जन का पोटेंशियल क्या हो सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर ये स्क्रीन उनके आर्केड्स में होती तो वो पैसे कमाएगी। लेकिन जब उन्होंने मैथ किया तो $1 मिलियन कंप्यूटर और 25% पर प्ले का मैथ वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने जाना कि कंप्यूटिंग का कॉस्ट कॉन्स्टेंटली कम हो रहा था और किसी न किसी पॉइंट पर ये कर्व क्रॉस करेगा। और वही हुआ 1972 में। नोलान ने अपने दोस्त एड डेबनी के साथ एक कंपनी स्टार्ट की अपने सपने को पूरा करने के लिए। उन्होंने कंपनी का नाम रखा अटारी। अटारी का पहला प्रोडक्ट था वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल वीडियो गेम आर्कड़ा, जिसका नाम था कंप्यूटर स्पेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं ला पाया। फिर उन्होंने एओ एकॉन को हायर किया डिजाइन इंजीनियर के रूप में, जिसने गेम पोंग बनाया। पहला अटारी पोंग मशीन अगस्त 1972 को कंप्लीट हुआ और सनीवेल कैलिफोर्निया के एक बार में प्लेस किया गया। कुछ दिन बाद एल्कॉन को कॉल आई कि मशीन टूट गई थी। यह अटारी के लिए एक टेरिबल स्टार्ट लग रहा था। उन्होंने सोचा कि वो एक मशीन भी नहीं बना सकते जो कुछ दिन से ज्यादा चले। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कॉइन मैकेनिज्म कॉइन से फ्लड हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग खेलना चाहते थे। दूसरे शब्दों में गेम एक्चुअली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी और यहाँ से अटारी रेस में आगे बढ़ गया। अटारी के एग्जीक्यूटिव्स लेट 20s और अर्ली 30s के थे। एम्प्लॉयज 20 से 23 साल के थे। पोंग इतना सक्सेसफुल था कि 1974 तक 8000 पोंग मशीन्स रेस्टोरेंट, अम्यूजमेंट पार्क्स और बार अक्रॉस थे वर्ल्ड में इंस्टॉल हो चुके थे। लेकिन जल्द ही सक्सेसफुल एंटरप्राइज स्टार्ट करने के बाद डेबनी और बुशनेल के बीच डिफरेंसेस आने लगे, जो अल्टीमेटली फॉलिंग आउट ले आए और डेबनी ने अपना स्टेक बेच दिया और मूव आउट कर दिया। 1975 तक अटारी अब नोलान बुशनेल के अंडर प्लान कर रहा था वीडियो गेमिंग को कंज्यूमर्स तक घर ले जाने का। कंपनी ने डेवलप किया अटारी वीडियो गेम कंप्यूटर सिस्टम, एक कार्टिक बेस्ड होम कंसोल। ये न्यूली अवेलेबल 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर द MOS टेक्नोलॉजी 6502 का यूज करता था। सैडली अटारी लैक्ड द स्केल टू मैन्युफैक्चर द कंसोल फॉर कमर्शियल यूज। इसने बुशनेल को एक डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया जो अटारी के कोर्स को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देगा। उन्होंने अटारी को एंटरटेनमेंट कॉन्ग्लोमरेट वार्नर कम्युनिकेशंस को बेच दिया 1976 में फॉर अ वॉपिंग $28 मिलियन। सब कुछ चल रहा था। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स ने एप्पल कंप्यूटर के फाउंडेशंस को मोशन में डाला। स्टीव जॉब्स ने आपकी पहली मुलाकात कैसी थी, क्या आपको याद है? हाँ, स्टीव जॉब्स ने अटारी को ढूंढा। उसने एल्कॉन को हायर किया और उसी दिन वो मेरे ऑफिस में आया जैसे कि ये सही बात थी। पहला दिन मैंने कहा ही क्या चल रहा है। उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी कंपनी बहुत ऑसम है। ऑसम, उसने ये वर्ड बहुत यूज किया। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने आपके सोल्डरिंग कनेक्शंस देखे हैं और वो बहुत ही क्रैपी है। सबको पता है कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल स्टार्ट करने से पहले अटारी के लिए काम किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अटारी ही वो जगह थी जहाँ एप्पल के सक्सेस के फाउंडेशंस पहली बार रखे गए थे। ये सब शुरू हुआ जब नोलान बुशनेल ने ब्रेकआउट गेम के कॉन्सेप्ट को सोचा, लेकिन उन्हें कोई इंजीनियर्स नहीं मिले जो गेम्स के प्रोटोटाइप को डिजाइन कर सके। तब ये टास्क स्टीव जॉब्स को दिया गया, जो उस समय अटारी में एक लो लेवल टेक्नीशियन थे और नाइट शिफ्ट्स में काम कर रहे थे। मैं स्टीव जॉब्स का बुरा वर्जन नहीं देख पाया, लेकिन उसने इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए कि मैंने उसे इंजीनियरिंग नाइट शिफ्ट में डाल दिया। उस समय माइक्रोचिप्स बहुत ही एक्सपेंसिव थे और नोलान बुशनेल ने स्टीव जॉब्स को $100 बोनस ऑफर किया चीप के लिए, जो वो अपने कॉन्सेप्ट से एलिमिनेट कर सकता था। और इसी मूवमेंट पे स्टीव जॉब्स ने कुछ डिस्नॉरेबल किया। जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वॉजनियाक को रोपिन किया, जो तब हीविट पैकार्ड में एम्प्लॉयड थे। वॉजनियाक ने उन्हें हेल्प की प्रोटोटाइप बनाने में सिर्फ 4 दिन में।
फॉर्चुनेटली वॉजनियाक ने प्रोटोटाइप को 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, अपनी नींद सेक्रीफाइस करके। जॉब्स को $5,000 का बोनस मिला, लेकिन वॉजनियाक को जो सारा काम कर चुका था उसको सिर्फ $375 दिए गए जॉब्स में। ब्रेकआउट लॉन्च हुआ अप्रैल 1976 में, सिर्फ कुछ दिन बाद जब जॉब्स और वॉजनियाक ने एप्पल कंप्यूटर फाउंड किया। वॉजनियाक का एक सपना था, वो एक वर्जन ऑफ ब्रेकआउट खेलना चाहता था जो पूरी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक में लिखा गया हो। उनका पहला कंप्यूटर एप्पल वन ये नहीं कर सकता था तो वॉजनियाक ने एक नया कंप्यूटर बनाने का सोचा। इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने फीचर्स जैसे कलर ग्राफिक कमांड्स, सर्क्यूटरी फॉर पैडल कंट्रोलर्स और स्पीकर्स इनकॉर्पोरेट किए। ये कंप्यूटर एप्पल सेकंड के नाम से जाना जाता है और ये एक इंस्टेंट सक्सेस थी, और जैसे हम जानते हैं बाकी सब हिस्ट्री है। इंटरेस्टिंगली एप्पल सेकंड एक्चुअली ओरिजिनली को पैडल कंट्रोलर्स के साथ सेल हुआ था ब्रेकआउट्स खेलने के लिए। बहुत सारे फीचर्स जो एप्पल सेकंड को उस टाइम में स्टैंड आउट करते थे वो एक गेम से आए थे। वो गेम थी ब्रेकआउट। वही अटारी में वापस जाते हुए नोलान बुशेल ने वार्नर कंपनी के साथ डिफरेंसेस डेवलप किए और 1978 में अटारी छोड़ दिया। अगले साल वार्नर ने रे कजन को हायर किया सीईओ के रूप में अटारी का चार्ज लेने के लिए। अब वार्नर मीडिया के पास पैसे के साथ कंपनी ने अटारी 2600 कंसोल बनाया। 2600 में जॉयस्टिक्स और इंटरचेंजेबल गेम्स कार्टिक्स फीचर थे और इसने वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में एक नया एरा शुरू कर दिया। वार्नर कम्युनिकेशन के हैंड पर अटारी का फोकस क्रिएटिविटी से मार्केटिंग पर शिफ्ट हो गया। R&D डिपार्टमेंट को डाउनसाइज कर दिया गया और मोस्टली मार्केटिंग स्टाफ रिप्लेस कर दिया गया। मूव पे ऑफ हुआ तो अटारी 2600 का सेल 1979 में पिकअप होने लगा। ये 1 मिलियन स्टेक्स तक पहुंच गया, फिर 2 मिलियन इन द सब्सिक्वेंट ईयर और अल्टीमेटली लीडिंग टू 10 मिलियन इन एनुअल सेल्स इन 1982। अटारी 2600 उस समय का सबसे ज्यादा बेचने वाला गेम कंसोल था। अटारी के रेवेन्यूज ओनर इनकम का 70% कॉम्प्रोमाइज करते थे। आज की अटारी न्यूज सेगमेंट मॉर्निंग ब्रू की तरफ से आपके लिए लाई गई है। इस महीने के बाद अटारी एक वर्चुअल कसिनो बनाने का प्लान कर रहा है डिसेंट्रलैंड में, जो एक क्रिप्टो बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड है। कसिनो एथेरियम पर बेस्ड होगा और अटारी थीम्ड गेम्स और अटारी NFT शामिल होंगे। ये कंपनी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश के दौरान आता है। अगर आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस में इंटरेस्ट है और आपको इस तरह की कहानियां पढ़ना पसंद है तो मॉर्निंग ब्रू आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेने की अच्छी जगह है। ये हाईली क्वालिटी न्यूज सोर्सेज को एक साथ लेकर आता है हर वीकडे और सैटरडे स्ट्रेट टू योर ईमेल इनबॉक्स फॉर फ्री। आप सिर्फ 5 मिनट में लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज से अप टू डेट हो सकते हैं और ये न्यूज फास्ट और फन वे में डिलीवर्ड होती है। morningbrew.coldfusion पर आ जाए या लिंक पर क्लिक करके मॉर्निंग ब्रू को सब्सक्राइब करने के लिए आज ही साइन अप करने में सिर्फ 15 सेकंड्स लगते हैं और ये फ्री है। 1980s के शुरू में वीडियो गेम मार्केट बूम कर रही थी और अटारी अनडिस्प्यूटेड किंग था। वीडियो गेम्स इंसानी अमाउंट्स ऑफ मनी बना रहे थे और इससे पहले किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये शुरू होने लगा था बहुत तेजी से ग्रो करने के लिए, सस्टेनेबल होने के लिए। गेमिंग का एक्चुअल बिजनेस अभी बहुत यंग था और कोई भी श्योर नहीं था कि ये ऑडियंस को क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट्स को प्रॉपर्ली मोनेटाइज कैसे करें या एम्प्लॉयज को प्रॉपर्ली रिवॉर्ड कैसे करें। लेकिन अभी के लिए सब वीडियो गेम्स मार्केट में सिर्फ पैसा देखा और मोर कंपनीज ने बोर्ड पर जंप कर दिया। अटारी 2600 डोमिनेंट था, लेकिन ये भी कम्पीट कर रहा था न्यूमेरियस होम कंसोल्स जैसे मैग्नावॉक्स, ओडिसी, कॉलेकोविजन और मेटल इन टेलीविजन के साथ। जब पैसा इंडस्ट्री में पोर होने लगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉय कंपनीज ही मार्केट में नहीं थी। जल्दी ही कंपनीज ने अपनी इंडस्ट्री स्विच कर दी जस्ट टू मेक अ क्विक बक और फिर मार्केट कम्प्लीटली ओवरसैचुरेटेड हो गई कंसोल से और फिर भी मूव केप्ट कमिंग। मीनवाइल ये सारे गेम्स कंसोल्स सडनली फाउंड themselves competing against another brand new technology, the personal computer. PCs had more utility than game consoles. ये business machines भी हो सकते थे। Personal computers also featured long-term memory, which meant that games could be saved instead of starting again from scratch every time. जब कंप्यूटर्स अफोर्डेबल बने तो रियलाइजेशन हुआ कि होम कंप्यूटर खरीदना ज्यादा सेंस बनता है। ये गेम कंसोल्स की अपील को हर्ट करेगा। तब वीडियो गेम इंडस्ट्री में इट वॉज अनकॉमन फॉर अ सिंगल प्रोग्रामर टू क्रिएट एन एंटायर गेम। उनके एफर्ट्स के लिए प्रोग्रामर्स को अटारी ने अनरिकॉग्नाइज्ड किया।
Credits were not allowed at Atari because Atari wanted to be the only creator associated with any work done on the company. किसी भी इंडिविजुअल का जो वर्क होता था वो सिर्फ उनका पार्ट होता था of being a cog in a machine. एक प्रोग्रामर टिपिकली सिर्फ 20 to 30,000 डॉलर्स पर ईयर कमाता था, even if the game went on to sell millions of copies. कुछ साल पहले 1979 में कुछ प्रोग्रामर्स ने हैड इनफ डिसाइड किया। उस साल डेविड क्रेन, लैरी कैप्लिन, बॉब व्हाइटहेड और एलन मिलर ने सब अटारी छोड़ दिया अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा एक्टिविजन। अटारी और दूसरे कंसोल्स को सस्ते में बेचते थे, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस थी कि वो गेम सेल्स पर पैसा वापस बना लेंगे। लेकिन अब एक्टिविजन के साथ जब उनका गेम अटारी कंसोल्स के लिए बेचा जाता था, अटारी को एक सेंट भी नहीं मिलता था। इंस्टेंटली अटारी का बिजनेस मॉडल शैटर्ड हो गया। तो ऑफ कोर्स उन्होंने एक्टिविजन पे केस कर दिया, लेकिन लकीली फॉर कंज्यूमर्स अटारी कोर्ट में हार गया। अब डोर्स ओपन हो गए थे किसी के लिए भी गेम्स बनाने के लिए, होम कंसोल्स के लिए। ये थर्ड पार्टी डेवलपमेंट का राइज था और बॉय डिड द फ्लडगेट्स ओपन वंस अगेन। सभी ने बंद भागों पर जंप कर दिया। तो सिर्फ मार्केट डिफरेंट कंसोल्स से सैटर्ड नहीं थी, बल्कि अब ये एब्सोल्युटली फ्लडेड हो गई थी गेम्स कंपनी से, जो कि किसी भी एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के बिना थी। एक पॉइंट पर क्वेकर ओट्स और पुरीना हानपेट फूड कंपनी वीडियो गेम्स बनाने लगे, क्योंकि ये एक एंडलेस गोल्ड माइन थी। जल्दी ही मोर प्रोग्रामर्स अपनी पेरेंट कंपनीज छोड़ने लगे अपने आप को बनाने के लिए। अटारी के बेस्ट प्रोग्रामर्स चले गए एक्शन ज्वाइन करने के लिए। जैसे जैसे मोर गेम्स बनाए गए, क्वालिटी ड्रॉप होने लगी। अटारी कीन टू कीप मेकिंग मनी ने लाइसेंस एक्वायर किया आर्केड सेंसेशन ऑफ द ईयर पैकमैन का। एग्जीक्यूटिव्स चाहते थे कि पैकमैन का वर्जन अटारी 2600 के लिए हो, और ये एक ग्रेट आइडिया लग रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अटारी ने लाइसेंस साल के एंड में लिया, लेकिन फिर भी चाहते थे कि गेम क्रिसमस तक बाहर आए। इसने प्रोग्रामर को ऑलमोस्ट नो टाइम दिया गेम बनाने के लिए। उसके ऊपर उन्होंने एक आउटसाइड फ्रीलांसर से कांटेक्ट किया और उन्होंने एग्री किया उसको रॉयल्टी फ्री पे करने के लिए और यूनिट मैन्युफैक्चरर के लिए। नॉट एवरी यूनिट सोल्ड बट मैन्युफैक्चर्ड। अटारी ने 12 मिलियन सेल्स फोरकास्ट किए, तो उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया था 12 मिलियन कॉपीज बनाने के लिए इस बंदे के लिए। तो लकी प्रोग्रामर को ऑलरेडी एक चेन पे चेकर गारंटी हो गया था जब उसने गेम स्टार्ट किया ही नहीं था। इसने उसको ज्यादा इंसेंटिव नहीं दिया अच्छा गेम बनाने का, स्पेशली बिकॉज उसके पास अच्छा गेम बनाने का टाइम ही नहीं था। रिजल्ट एक ऑब्सोल्यूट अनमिटिगेट कैटास्ट्रोफ था। गेम स्लो, अगली, बगी था और बेयरली रिसेंबल द ओरिजिनल गेम्स जिससे लोग प्यार करते थे। अटारी ने 12 मिलियन कॉपीज बनाई और 7 मिलियन बेची, तो एंड में ये अच्छे से सेल हुआ। लेकिन उसके पास अभी भी 5 मिलियन अनसोल्ड कार्टेजेस थे एक वेयरहाउस में बैठी हुई। अपार्टली उन्होंने लेसन से कुछ नहीं सीखा। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स ने एक और डील साइन की, इस बार 7 स्पीलबर्ग के साथ ईटी गेम बनाने के लिए। ईटी साल का सबसे बड़ा मूवी होने वाला था और सोचा गया था कि उसके बेस पे एक गेम अच्छे से सेल करेगा। फिर से ये एक गुड आइडिया था, लेकिन फिर से अटारी ने स्क्रू अप कर दिया। उन्होंने अपने प्रोग्रामर को ऑलमोस्ट नो टाइम दिया, सिर्फ 6 वीक्स डिजाइन करने के लिए, क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए और शिप करने के लिए। एक एब्सोल्युटली इंसानी शेड्यूल। जब गेम सेल पर गया, अटारी ने सोचा कंज्यूमर्स ईटी का नाम देखेंगे और रशियन को गेम खरीदने के लिए, लेकिन उनके एक्सपीरियंस के बाद पैकमैन डायलेमा से ऑडियंस ने वेट किया देखने के लिए अगर गेम अच्छा है या नहीं था। ओके, मुझे समझने लगा, क्योंकि ये सबसे रस्ट गेम था। ईटी गेम को एक रस्ट पीस ऑफ इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट गेम वो क्रिसमस गिफ्ट था जो सबको चाहिए था, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। एक पॉइंट पर चीजें इतनी बैड हो गई कि 4 मिलियन कॉपीज ऑफ द गेम जो अटारी ने शिप किए थे, उनमें से 3.5 मिलियन उन्हें रिटर्न कर दिए गए। ये पैकमैन गेम के फाइल में ऐड हो गए जो वेयर हाउस में बैठी थी। तो अटारी हॉरिबल गेम्स बना रहा था और उन्हें फुल प्राइस पे बेच रहा था। मीनवाइल कंपटीटर्स भी हॉरिबल गेम्स बना रहे थे, लेकिन उन्हें चीप प्राइसेस में बेच रहे थे। बेसिकली मार्केट स्टार्ट हो गई ऑब्लिटरेट होने की। ये सब दिसंबर 1982 में क्यूमिनेट हुआ अटारी के अर्निंग स्टेटमेंट के साथ। उन्होंने शेयर होल्डर्स को बताया कि ड्यू टू ऑल दीज इनक्रेडिबली नेगेटिव फैक्टर्स, कंपनी अभी भी 10 से 15% ग्रो करेगी, और ये सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अनाउंसमेंट से पहले उन्होंने शेयर होल्डर को बताया था कि वो 50% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वॉल स्ट्रीट के लिए एक ह्यूज शॉक था और ये अर्निंग्स रिपोर्ट में मार्केट कोलैप्स कर दिया। सेल्स ऑफ बोथ कंसोल्स एंड गेम्स in this oversaturated market crashed across the board.
कई डिकेड्स तक ह्यूमर था कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ सोल्ड अटारी गेम्स कार्टेक्स एक लैंडफिल में न्यू मैक्सिको में भेजे गए थे और बुलडोजर ने उन्हें बरी कर दिया था और सीमेंट से कवर कर दिया था। ये रिपोर्ट्स एक्चुअली ट्रू प्रूव हुई सिर्फ 2K14 में, जब न्यू मैक्सिको साइट को डिग अप किया गया। अटारी गेमिंग रिवॉल्यूशन का बैनर था और एक बार अमेरिकन हिस्ट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी था, लेकिन अब ये $500 मिलियन इन डेप्थ था। एनालिस्ट ने गेमिंग इंडस्ट्री का एंड का प्रेडिक्शन किया। उन्होंने इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स दोनों को बताया कि वो एल्सवेयर देखें, लेकिन ये न्यू लिटिल टेक्नोलॉजी कॉल्ड वीडियो गेम स्ट्रगल कर रही थी पीसीज में और स्लोली कंटिन्यू टू गेट स्ट्रॉन्गर हुई। अटारी 2 कंटिन्यूड ऑन आफ्टर एंटरिंग द पीसी बिजनेस। उन्होंने अपने अटारी ST कंप्यूटर के साथ यूरोप में मॉडरेटली सक्सेसफुल हुए। ये 1985 में रिलीज हुआ और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सीन में अमेजिंग टूल के रूप में प्रेस मिला। ये लार्जली थैंक्स टू द अटारी ST's मिडी कैपेबिलिटीज के कारण हुआ, जो उस समय सिर्फ एक्सपेंसिव रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में ही मिलता था। अटारी ST कंप्यूटर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जैसे फैटबॉय स्लिम, टैंगराइन ड्रीम और डेरूट के द्वारा यूज किया गया। कमोडोर, एमिगा और मैसिंटोश के साथ कम्पीट करने के बाद अटारी का एंड में ज्यादा मार्केट शेयर गेन नहीं किया। 1993 में अटारी ने अपने जैगुआर कंसोल के साथ वर्ल्ड को स्टन करने का सोचा। ये प्रॉमिस था कि ये एक 64 बिट गेमिंग कंसोल होगा और 5 डिफरेंट प्रोसेसर के साथ ये एक बीस्ट होगा, लेकिन रियलिटी में इसका परफॉर्मेंस एवरेज था, एक्सपेंसिव था, गेम्स कोड करने में हार्ड था, जिसका मतलब लेस गेम्स फॉर कंज्यूमर्स, और लास्टली कंट्रोलर पोअरली रिसीव्ड हुआ। ऑल इन ऑल जैगुआर कंसोल का फेलियर essentially spell the end for Atari's hardware business। फिनिश अप करने से पहले चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं अटारी के बारे में। इवन तो अटारी अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाया एज द मार्केट लीडर फॉर वीडियो गेम्स, उनका कंट्रीब्यूशन इतना इमेंस और आइकनिक था कि 2K7 में अटारी 2600 को नेशनल टॉय हॉल को फेम इन न्यूयॉर्क में ऐड कर दिया गया। ये ऑनर शेयर करता है रूबिक्स क्यूब और लेगो के साथ। एप्पल कनेक्शन के अलावा अटारी का एक माइक्रोसॉफ्ट कनेक्शन भी है। अटारी ने बिल गेट्स को हायर किया प्रोग्राम बेसिक onto one of Atari's computers पर। बिल गेट्स kept missing deadlines and eventually had to be fired। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि अटारी के डिक्लाइन के बाद जापानीज गेम कंपनी निंटेंडो ने उनकी जगह ले ली थी। निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ जो अटारी 2600 को रिप्लेस कर रहा था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि NES ऑलमोस्ट अटारी प्रोडक्ट बन गया था क्रैश से पहले। निंटेंडो ने अटारी से अप्रोच किया था, उन्हें एक कंसोल रिलीज करना था अटारी ब्रांड के अंडर। एंड में फॉर्चुनेटली फॉर निंटेंडो डील फेल थ्रू। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि नोलान बुशनेल ने अटारी छोड़ने के बाद क्या किया। उन्होंने चक ई चीज स्टार्ट किया। उन्हें लगा कि पिज्जा रेस्टोरेंट स्टार्ट करना एक सिंपल बिजनेस होगा। इंटरेस्टिंगली जब उन्हें अपने मैस्कॉट के लिए कॉस्ट्यूम खरीदा तो नोलैन ने सोचा कि ये कोयोट है, लेकिन जब कॉस्ट्यूम एक रैट निकला तो उन्होंने रेस्टोरेंट के नाम रिक रैट्स पिज्जा रख दिया। लेकिन मार्केटिंग टीम ने सोचा कि रैट का पिज्जा रेस्टोरेंट के लिए बैड कॉनोटेशंस होंगे फॉर ऑब्वियस रीजन। और इसके साथ ही कंक्लूड होता है अटारी का राइज और फॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के बाद डिसॉर्ड पर जरूर जाएं। मैं पहले 30 मिनट्स में पब्लिश करूंगा इस वीडियो को, ताकि आप सब से चैट कर सकूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुछ अटारी कोल्ड फ्यूजन मर्ज घर ले जाने में, तो मैंने एक न्यू लिमिटेड लाइन किया है जो आप पिक कर सकते हैं। मुझे इन डिज़ाइन से प्यार हो गया है और मैं इनके आउटकम से बहुत खुश हूँ। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मर्ज लिंक्स पर जाएं डिस्क्रिप्शन में नीचे। मेरा नाम है डुगोगो और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हैं और मैं जल्द ही अगले एपिसोड के लिए आपसे फिर मिलूंगा। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड फन।